नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में तेजी से बढ़ना है आगे। रिसर्च इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों को सराहा। विश्व वन्य जीव दिवस पर एशियाई शेरों के घर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभयारण्य के बाहर बाघों की संरक्षण और घड़ियालों के संरक्षण के लिए नई परियोजनाओं की घोषणा। डेयरी सेक्टर देश के विकास और किसान की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला में संबोधन। कहा, श्वेत क्रांति 2.0 की तरफ बढ़ रहा है देश। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन। स्वास्थ्य पर सीएजी की रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सरकार हमलावर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और छत्तीसगढ़ और बिहार की विधानसभाओं में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश। बिहार में 3,17,000 करोड़ का तो छत्तीसगढ़ में 1,65,000 करोड़ रुपए का बजट हुआ पेश। हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सासण गिर पहुंचे। पीएम ने गिर राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। इसे एशियाई शेरों का घर माना जाता है। तो ये दिलचस्प तस्वीरें जो गिर के वन हैं, वहाँ की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए उन दिलचस्प तस्वीरों को भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सब जो बेहद प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें आपको अलग अलग तरह के जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही दिलचस्प अंदाज में जो वन्य जीव हैं उनको अपने कैमरे में कैद करते हुए। और वन्य जीव दिवस है 3 मार्च को आज। तो ये दिलचस्प तस्वीरें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की आज अध्यक्षता की। गुजरात के सासण गिर में हुई बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ साथ शीर्ष अधिकारी और अन्य हितधारक भी इसमें शरीक हुए। बैठक में वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी पहल और प्रयासों पर मंथन हुआ। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। पीएम ने वन्य जीव नेशनल रेफरल सेंटर जूनागढ़ की आधारशिला भी रखी। 16वें एशियाई शेर जनगणना 2025 पहल का भी पीएम ने शुभारंभ किया। पीएम ने मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन के लिए कोयम्बटूर में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की भी घोषणा की। साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत में रिवर डॉल्फिन की जनसंख्या से जुड़ी रिपोर्ट भी जारी की। और प्रधानमंत्री ने सासण गिर से पेट्रोलिंग बाइक्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने इको गाइड्स, ट्रैकर्स और फील्ड स्टाफ से संवाद भी किया। इन सभी ने पीएम के साथ अपने अनुभव साझा किए। वहीं पीएम ने भी उन्हें अहम सुझाव दिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सासण गिर में इको गाइड्स, ट्रैकर्स और फील्ड स्टाफ से संवाद किए। पीएम से मिलकर ये सभी बेहद खुश दिखाई दिए। इनसे बात की है हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले ही गिर नेशनल पार्क में आके जो वुमेन फॉरेस्ट गार्ड्स है और इको गाइड्स हैं उनसे मुलाकात की, उनसे बात की। और एक
ऐसा एक बात की इस तरीके से कि उनको लगा कि उनके बीच में उनके ही लोग आए हुए हैं, एक अलग ही अनुभव था इन सब का। इनसे पता करते हैं कि ये क्या कहते हैं। उनके साथ बात करके, प्रधानमंत्री के साथ जो मुलाकात हुई, जो बात हुई, आपको बताइए कैसा लगा आप उनसे बात करके। जी, हम शेरों के साथ तो काम करते हैं। आज हमने देश के शेर के साथ बात की, ऐसी फीलिंग हुई। शुरुआत में तो थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन सर ने उसके बाद हम सबको इतना फ्री कर दिया कि बात जैसे घर के किसी अपने बड़े से बात कर रहे हो, वैसी फीलिंग आई हमें। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमें बहुत ही मज़ा आया। ये हमारा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है कि हमने पीएम सर के साथ इतने क्लोजली बात की। जब आपसे पूछा कि आप जब शेरों को जब मिलते हैं, जब उनकी तबीयत खराब है कि नहीं, कैसे पता चलता है, तो आपको लगा कि इनको तो सब पता ही है ऑलरेडी? जी, हमें बिल्कुल ऐसा ही लगा कि कोई हमारे ही डिपार्टमेंट के ऑफिसर हमसे हमारे काम के बारे में पूछ रहे हैं। बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगा, हमें बिल्कुल ऐसा ही लगा कि सर को सब कुछ पता है। इसलिए थोड़ा हमें भी ऐसा लगा कि हमें बिल्कुल परफेक्ट इन्फॉर्मेशन सर को देनी है। आप लोग कैसे दूसरे लैंग्वेज से बात करते, तो उस टाइम पे कुछ समझ में आ रहा था कि क्या बोले क्या नहीं बोले? जी सर, वो हमको सिखाने के लिए बोलते थे, तो वो बहुत अच्छा लगा। आपको तो पूछा कि कोंकणी आती है कि नहीं, दूसरे तो हाँ, तो आप कोंकणी भी हैं, तो आपको ये बताया कि वहाँ के लोग आते तो आप उनसे कैसे बात करते? मराठी में और कोंकणी में बात करती हूँ, तो उनको भी अच्छा लगता है कि हमारा कोई देश का मिल गया हमसे बात करने वाला, और हमारी कमेटी वाइज। तो प्रधानमंत्री जब आपको बोले थे, तो अब आपको कैसा लग रहा था कि हाँ, मैं दूसरी लैंग्वेज में भी बात कर सकती? आप उनसे पूछा, उन्होंने कहा भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में संस्कृत वगैरह बताते हैं? बताया उनने, वहाँ के वो लेडीज़ को सबको हमने भर्ती किया हुआ है और उन लोग को भी बेसिक नॉलेज वो दिया हुआ है। गुजरात पहला स्टेट था जहाँ पे वुमेन गार्ड्स और इको गाइड की भूमिका, खासतौर से जो औरतें हैं, उनको यहाँ पे काम करने का अवसर मिला था। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहाँ पे आए, तो उन्होंने इन लोगों से मिले, इनकी हौसला अफजाई की और ये भी कहा कि ऐसे लोग आते रहे, आप उनका सहारा बने, लोगों को बताएं कि कितना महत्वपूर्ण है गिर नेशनल पार्क पूरे देश के लिए। क्या पर्सन मनमोहन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गिर नेशनल पार्क, गुजरात। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह दिल्ली में भारत मंडपम में डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए। इस मौके पर अमित शाह ने डेयरी क्षेत्रों में विकास के लिए एक मार्गदर्शिका पुस्तक का लोकार्पण किया। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस एनडीडीबी और सस्टेनेबल प्लस परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। और इस मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को समृद्ध बनाने में डेयरी क्षेत्र का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र देश के विकास को गति देता है। हम श्वेत क्रांति 2.0 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जब हम श्वेत क्रांति 2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस वक्त ये दोनों चीजें, सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी, ये दोनों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो हमारा डेयरी सेक्टर एक प्रकार से देश के विकास को तो गति देता ही देता है, परंतु ग्रामीण विकास और भूमिहीन किसान और छोटे किसानों को समृद्ध बनाने में भी इसकी बहुत बड़ा योगदान है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में गोवा में नए आपराधिक कानूनों की कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और गोवा के डीजीपी आलोक कुमार ने इस बैठक में हिस्सा लिया। वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 4 से लेकर 9 मार्च तक यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी साझा की है।
यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अपने समकक्ष विदेश सचिव डेविड लैमी के साथ चर्चा करेंगे और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री 6 और 7 मार्च 2025 को आयरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान अपने आयरिश समकक्ष साइमन हैरिस, अन्य गणमान्य व्यक्तियों और भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री की यह यात्रा यूके और आयरलैंड दोनों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को नई गति प्रदान करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों से सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण में पूरे दिल से योगदान देने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रीय कर्तव्य बताया है। नई दिल्ली में CSR सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार देश की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और सैनिकों के साथ ही उनके परिजनों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज जो हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ा चुका है, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन में पब्लिक सेक्टर का भी है, इसको कोई नकार नहीं सकता, लेकिन एक मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे प्राइवेट सेक्टर का है, जो कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ा रहा है। और डिफेंस सेक्टर में तो प्राइवेट सेक्टर की भूमिका लगातार बढ़ती चली आ रही है और मैं मानता हूं कि इसको और अधिक बढ़ने की आवश्यकता है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड और अपने बेल्जियम के समकक्ष थियो फ्रैंकेन से मुलाकात की। बेल्जियम के राजा फिलिप की बहन राजकुमारी एस्ट्रिड 2 मार्च से 8 मार्च तक भारत की यात्रा पर हैं। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भारत में आर्थिक मिशन का नेतृत्व कर रही बेल्जियम की HRH राजकुमारी एस्ट्रिड से मिलकर खुशी हुई। विश्वास है कि उनकी यात्रा मजबूत भारत बेल्जियम और भारत यूरोपीय संघ साझेदारी के लिए अधिक सहयोग को बढ़ावा देगी। अगली खबर, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का जयपुर में शुभारंभ हुआ। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में सिटीज 2.0 के तहत 18 शहरों के साथ MOU साइन किए गए। इन 18 शहरों में राजस्थान के जयपुर और उदयपुर को भी शामिल किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर सर्कुलर इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है। सिटीज 2.0 कार्यक्रम के तहत देश के सभी 100 स्मार्ट शहरों के बीच वेस्ट मैनेजमेंट पर इंटीग्रेटेड और इनोवेटिव मैनेजमेंट इंटरवेंशन विकसित करने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की है। इसमें न केवल इंटरनेशनल लेवल के शहरों के साथ उनको जोड़ा जाएगा, बल्कि अपने देश के भीतर भी ऐसे जो शहर हैं पहले से स्वच्छता अभियान में, जिनको हमने सुपर स्वच्छ लीग कहा है, उन शहरों को एक एक और शहर को अडॉप्ट करके एक कंपटीशन का प्रारंभ ये हमने किया है। स्वच्छ भारत मिशन में देश भर के शहरी और ग्रामीण स्वच्छता क्षेत्रों में परिवर्तन लाने का ये जो काम है। और अब बात झारखंड के बजट की। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 13% अधिक है। आगामी वित्तीय वर्ष में विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि लोगों पर अतिरिक्त कर का बोझ डाले बिना सरकार का राजस्व संग्रहण बढ़ाने पर खास जोर है। साथ ही राजकोषीय घाटे को कम करना प्राथमिकता है। मैं सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का सकल बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं, जो गत वर्ष से लगभग 13% अधिक है। राज्य में बिना अतिरिक्त कर लगाए राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के लिए वित्त विभाग के साथ मुख्य राजस्व संग्रहण विभागों की राजस्व संवर्धन समिति बनाई गई, जिसके माध्यम से राजस्व वृद्धि के लिए प्रयास किया जा रहा है। साथ ही झारखंड के वित्त मंत्री ने कहा कि जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की तर्ज पर राज्य में अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद का भी गठन होगा। बजट में ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोले जाने का भी प्रस्ताव है। समावेशी विकास के लिए बजट में सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में मैया सम्मान योजना के लिए करीब 13,363 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ढांचागत संरचना के विकास और पर्यटन विकास पर सरकार का खास फोकस है। जनजाति समुदाय के सतत विकास,
सामाजिक उत्थान और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जनजातीय विश्वविद्यालय खोले जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। यह जनजातीय समुदाय के समृद्ध सांस्कृतिक पहचान एवं विरासत को संरक्षित करेगी। और अब बात बिहार के बजट की। बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर दिया गया। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है और कई घोषणाएं भी की हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। इस बजट का आकार 3,17,000 करोड़ रुपए का होगा। बजट का आकार 3,16,895 करोड़ रुपए वास्तविक रूप से है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के बजट आकार से करीब 38,169 करोड़ रुपए ज्यादा है। बजट भाषण में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में 2.60 लाख करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है। 2025-26 में 32,718 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। शिक्षा विभाग को 60,964 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य विभाग को 20,335 करोड़ रुपए, गृह विभाग को 17,831 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास को 16,093 करोड़ रुपए और ऊर्जा विभाग को 13,484 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिहार सरकार ने स्कॉलरशिप की राशि 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति माह कर दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के प्रमुख शहरों में पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी। राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेजों की स्थापना करने का प्रावधान किया है। बिहार में एमएसपी पर अरहर, मूंग और उड़द दाल को खरीदने का काम किया जाएगा। सभी अनुमंडल और प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करने का प्रावधान है, जबकि सुधा के तर्ज पर सभी प्रखंडों में तरकारी सुविधा आउटलेट खोलने की भी घोषणा की गई। 2004-05 में जहां बजट 23,885 करोड़ रुपया था, वो इस साल 2025 में बढ़कर 3,17,000 करोड़ का हो चुका है। महोदय, न केवल बिहार के बजट के आकार में वृद्धि हुई, बल्कि नीतीश सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन को भी स्थापित किया है। और अब बात छत्तीसगढ़ के बजट की। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में सरकार का वर्ष 2025-26 के लिए दूसरा बजट पेश कर दिया। ओपी चौधरी ने 1,65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछले साल की तुलना में 12% ज्यादा है। उन्होंने अपने हाथों से लिखा बजट भाषण विधानसभा में प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि पिछले बजट में ज्ञान पर हमारा फोकस था, अब गति पर हमारा फोकस है। प्रदेश में पेट्रोल 1 रुपये सस्ता मिलेगा। प्रदेश में कर्मचारियों का डीए 53% किया गया है, यह अप्रैल से बढ़कर मिलेगा। सड़कों के निर्माण में नई योजना मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। बजट में जानकारी दी गई है कि केंद्र ने छत्तीसगढ़ सरकार को 6,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। रेडी टू ईट का कार्य पुनः महिला स्वयं सहायता समूहों को देना प्रारंभ कर दिया गया है। आने वाले समय में 8 लाख समूहों की महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। बजट में रायपुर दुर्ग के बीच मेट्रो चलाने को लेकर एक बड़ी घोषणा भी की गई है। इसके लिए 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। वक्त आ गया एक और ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है। ब्रेक के बाद आगे की बड़ी खबरों में दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन है। दिल्ली विधानसभा में आज स्वास्थ्य पर सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा जारी है। सदन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में दवाओं से लेकर इलाज तक सब नकली है, बस पेमेंट असली है। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली सरकार के अस्पताल स्वयं बीमार हैं, खुद ही बीमार है। और मोहल्ला क्लिनिक की तो जो हालत है, मोहल्ला क्लिनिक की तो ये हालत थी जहां मरीज भी नकली, जहां पे टेस्ट भी नकली, जहां दवाइयां भी नकली, परंतु एक चीज असली रही, पेमेंट असली। सफाई के नाम पे घोटाला, दवाई के नाम पे घोटाला, टेस्ट के नाम पे घोटाला, इलाज के नाम पे घोटाला, बेड के नाम पे घोटाला, भर्ती के नाम पे घोटाला। घोटालों की सरकार केजरीवाल।
और वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सभी जिला स्तरीय अस्पताल में एम्बुलेंस और आवश्यक उपकरण इत्यादि की भारी कमी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ब्लैकलिस्ट कंपनियों से खरीद के साथ एक्सपायरी दवाइयां तक की खरीद करती थी। दिल्ली के सभी जिला स्तरीय अस्पतालों में ब्लड बैंक, आईसीयू, ऑक्सीजन, शवगृह और एम्बुलेंस जैसी लाइफ सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा मरीजों को उपलब्ध कराए गए भोजन की गुणवत्ता की कभी भी जांच नहीं की गई। जब ये दवाई नहीं खरीद पाए तो अस्पतालों की दवाइयां लोकल केमिस्टों से लोकल परचेज की गई। अरविंद केजरीवाल सरकार ने ब्लैक लिस्टेड और प्रतिबंधित कंपनियों के साथ मिली भगत कर दवाइयों की खरीदारी करते रहे, जिसमें जो दवाई एक्सपायर हो जाती है उस एक्सपायर दवाई को भी पाया गया। साथ ही डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बजट का पूरा इस्तेमाल तक नहीं किया गया था। पिछली सरकार में दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन के तहत जारी निधियों का उपयोग नहीं किया गया। इन्होंने 11 इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटीज के बैंक खातों में लगभग 510 करोड़ रुपए उस समय पड़े रहे और केजरीवाल सरकार ने इसका उपयोग भी नहीं किया। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा बड़े पैमाने में प्रशासनिक वित्तीय अनियमितता बरती गई, जिसकी जांच की जाएगी, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और जो इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा, उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। और वहीं सीएजी की रिपोर्ट को लेकर भाजपा के विधायक हरीश खुराना ने भी अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट पिछली सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है। कैग की रिपोर्ट है, चीख चीख के कह रही है पिछली सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार। इसलिए मुझे लगता है कि इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। मैं बार बार एक बात सवाल पूछ रहा हूं, अरविंद केजरीवाल साहब कहां गायब हैं? रिपोर्ट आ गई, सब कुछ हो गया, आप मुख्यमंत्री रहे 10 साल, आपका जवाब देना बनता नहीं क्या? आप इस सदन के सदस्य तो नहीं हो, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस कैग की रिपोर्ट के बारे में कुछ बोल ही दे। मैं चुनौती देता हूं, जरा सामने तो आए एक बार। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकसित दिल्ली बजट 2025-26 की अपेक्षाओं और सुझाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि विकसित दिल्ली का 2025-26 का बजट 24 मार्च से 26 मार्च के बीच प्रस्तुत करने की तैयारी की जा रही है। सरकार विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बजट दिल्ली का बजट है और इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल होंगी। दिल्ली सरकार की ओर से एक वेबसाइट, ईमेल विकसित दिल्ली बजट 25@delhi.gov.in और एक व्हाट्सएप नंबर भी 9999962025 जारी कर दिया गया है, जिस पर दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव भेज सकता है। उन्होंने कहा कि हमने अलग अलग महिला संगठनों को 5 मार्च को बुलाया है और 6 मार्च को व्यापारिक वर्ग को भी बुलाया गया है। इस बार दिल्ली का बजट आम जनता का बजट होगा। विकसित दिल्ली का बजट 2025-26 जिसे हम 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने हमारी पार्टी को जिता करके जो मौका दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार दी मोदी जी के नेतृत्व में, हम जनता की उन सारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हो। दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार जो है समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी। और आगे की खबरों में राष्ट्रपति भवन में आयोजित विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि किसी भी देश के विकास का स्तर उस देश की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में साफ झलकता है। जिस देश में साइंस और टेक्नोलॉजी के सबसे प्रभावी कार्य हो रहे हैं, उस देश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेहतर होता है। किसी भी देश के विकास का स्तर उस देश की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में साफ झलकता है।
जिस देशों में साइंस और टेक्नोलॉजी के सबसे प्रभावी कार्य हो रहे हैं, प्रायः उन्हीं देशों के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस भी बेहतर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए लगभग 5 वर्ष हो रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े सभी लोगों को यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भी सभी और हम और भी तेज गति से आगे बढ़े। भारत को नॉलेज इकोनॉमी के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त करने में आप सबके निर्णायक भूमिका है। शिक्षण के साथ साथ शोध कार्यों पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और अब अगली खबर, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गोवा में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। बैठक में 3 नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत त्वरित न्याय सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।